मॉर्निंग एवरीवन। अभी गर्मी के कारण तुम लोगों का स्कूल बंद है और ऑनलाइन के माध्यम से तुम लोगों का जो है पठन पाठन का कार्य पूरा किया जा रहा है। तुम सब अपने घर पे बैठ कर के अच्छे से स्कूल के कार्य को पूरा करना और मन लगा करके पढ़ना, लापरवाही नहीं करना है और धूप वगैरह से बचना है। काफ़ी गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और उस पर ध्यान देना है, ध्यानपूर्वक करना है। आज फिर तुम लोगों को हिंदी व्याकरण में पुनरावृत्ति कराया जा रहा है शब्द अध्याय का, जिसमें रचना यानी बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं उसको मैं बताने जा रही हूँ। आप देखो कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कुल 3 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब इन 3 भेदों में सबसे पहला आता है रूढ़। देखो हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में रूढ़ का मतलब बुरा मानते हैं कि अगर किसी से कड़वी भाषा में बात कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि हमसे यह रूडली बात कर रहा है, रूड की तरह बोल रहा है। वही चीज यहाँ व्याकरण के तहत आप लोगों को आज बताया जाएगा। व्याकरण में रूढ़ का अर्थ होता है कि वह शब्द तो है, जब तक एक पूरा शब्द है तब तक उसका अर्थ है, लेकिन जैसे ही आप उसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो उसका किसी भी टूटे हुए शब्द हो या वर्ण हो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रूढ़ का यही अर्थ होता है कि वह जब तक साथ में रहेगा तब तक सब ठीक है, लेकिन टूटने के बाद क्या होगा कि वह कोई अर्थ नहीं देगा। अब यहाँ देखना है कि अब इसको परिभाषा के तौर पर देखेंगे कि वैसे शब्द जिनका अर्थ निश्चित होता है। निश्चित का मतलब ये हुआ कि वह जो जब शब्द है और जैसे ही उस शब्द से हटेगा उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। निश्चित होता है, लेकिन उसका खंड करने पर, खंड का मतलब तोड़ देने पर, अलग कर देने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसको हम क्या कहेंगे? उसको क्या बोलेंगे? हम रूढ़ शब्द बोलेंगे। क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। आप देखिए, विशिष्ट का मतलब होता है विशेष प्रकार का। विशिष्ट का मतलब क्या होता है? जो विशेष प्रकार से। रूढ़ शब्द में यानी कि विशिष्ट रूप में उसको जाना जाता है। जैसे देखिए जल, विशिष्ट माने जैसे कि हम लोग काफी दिनों से उस चीज को जानते आ रहे हैं, जानकारी है। जैसे जल, जल का मतलब क्या होता है? पानी। पका, नीला, लाल, नाक आदि। अब देखिए इसमें क्या है कि इसको उदाहरण के तौर पर दिया गया है। समझना ये है कि जल का मतलब पानी होता है। अब मान लीजिए यहाँ जल का अर्थ हम पानी लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस जल को भी अगर हम तोड़ेंगे तो ज अलग हो जाएगा और ल अलग हो जाएगा। इसी तरह से फिर पा अलग हो जाएगा और नी अलग हो जाएगा। अब ना इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ना इसका कोई अर्थ निकल रहा है। उसी तरह जल का भी, ज का भी कोई अर्थ नहीं है और ल का भी अर्थ नहीं है। जब तक यह शब्द था तब तक इसका अर्थ था, जल है तो पानी, उसका अर्थ निकल गया। लेकिन जैसे ही हम इसको खंडित कर दिए, तोड़ दिए, तो जो एक वर्ण बन गया, ल भी एक वर्ण बन गया, पा भी बन गया और नी भी, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकला। तो ऐसे शब्द जो होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पका, जब आप क को अलग कीजिएगा और का को अलग कीजिएगा तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। फिर नीला में देखिए, नी को अलग कीजिएगा, ला को अलग कीजिएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा।
यौगिक शब्द। अब इसमें देखिए यौगिक शब्द में जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द, सार्थक का मतलब अर्थ सहित, ठीक है, अर्थ विहीन निरर्थक और अर्थ सहित क्या होता है सार्थक। अर्थ विहीन शब्द क्या कहलाता है निरर्थक। याद रखना है अर्थ विहीन शब्द निरर्थक कहलाता है और अर्थ सहित शब्द क्या कहलाता है सार्थक कहलाता है। तो इस तरह से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से बने यानी कि निर्मित हुए होते हैं क्या कहलाते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर एक बार देखिए जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से बने होते हैं, खंडों माने दो शब्दों को जोड़ करके बने होते हैं और दो ऐसे शब्द होने चाहिए जिसका दोनों का अर्थ सार्थक हो। ऐसा नहीं कि एक शब्द का अर्थ निकल रहा है और दूसरा का अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये आपका यौगिक शब्द कभी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा कभी नहीं, क्योंकि यौगिक शब्द में दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। जब आपका दोनों शब्द का अर्थ निकल जाएगा तब आप समझिएगा कि मैंने जो लिखा वह लिखा हुआ शब्द यौगिक शब्द है और दोनों का अर्थ नहीं निकलता है तो यौगिक शब्द नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए उदाहरण में जैसे रसोई घर, अलग करके मैं बताई हूँ रसोई घर घर। अब देखिए रसोई का भी अर्थ है और घर का भी अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ विज्ञान, वी का मतलब होता है जैसे कि पादप, पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक है, और ज्ञान का मतलब नॉलेज, जिससे आप उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब पुस्तकालय, पुस्तक भंडारालय जहाँ पर पुस्तकों को रखा जाता है यानी कि पुस्तक रखने का घर। दोनों शब्दों को जो अब आप देखिएगा दोनों का अर्थ निकलेगा। पुस्तक का मतलब किताब, ठीक है, और आलय का मतलब घर, दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो बार बार मैं बता रही हूँ कि वैसे शब्द जिनका दो अर्थ यानी कि मिले हों लेकिन दोनों का अर्थ होना चाहिए तभी जाकर के यौगिक शब्द बन पाएगा, नहीं तो यौगिक नहीं होगा। अगर उसमें से एक का अर्थ निकल रहा है दूसरे का नहीं निकल रहा है तो यौगिक नहीं होगा। अब इस तरह से देखिए बाहुबली, बाहु का मतलब होता है बाँ, भुजा। बाहु का मतलब ऐसा नहीं मजबूत ताकतवर नहीं, भुजा होता है इसका सही अर्थ। लेकिन बाहु का मतलब लोग मजबूत भी मानता है, फाइटिंग करने वाला, लेकिन बाहु का मतलब बाँ, भुजा। ठीक है, और बली का मतलब बलवान, जिसके हाथ में बल हो, जिसके हाथ में जिसका भुजा मजबूत हो उसको बाहुबली कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ रेलगाड़ी, रेल का भी अर्थ है और गाड़ी का भी अर्थ है। यहाँ देखिए गैर हाजिर, गैर हाजिर माने अनुपस्थित, दोनों को गैर मन नहीं आना। ठीक है, गैर का मतलब दूसरा भी होता है, पराया भी होता है, लेकिन यहाँ नहीं लेना है उस सबको। और हाजिर का मतलब हो गया उपस्थित। सब अर्थ निकल रहा है मिलनसार यानी कि मिलजुल के रहने वाला। और राजपुत्र, राजा का पुत्र, अगर राजा नहीं है तो उनका पुत्र भी नहीं है, पुत्र है तो राजा नहीं है। ठीक है, यानी कि बाप बेटे का रिश्ता दर्शा रहा है। अब चलिए इधर 3 नंबर में आता है योग रूप। अब देखिए यौगिक यहाँ बताए, यौगिक तो इससे बन गया योग, एक योग हो गया। आरूढ़ यहाँ पढ़ाए हैं, ध्यान देखिए साफ स्पष्ट रूप से इसमें पता चल रहा है कि ये ऐसा शब्द है जो रूढ़ और यौगिक दोनों को अपने में मिलाए। जब तक यौगिक और रूढ़ दोनों आपस में नहीं मिलेंगे योग रूढ़ का निर्माण होना असंभव है, हो ही नहीं सकता है। देखिए ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु उनका एक विशेष अर्थ होता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। विशेष अर्थ का मतलब कि अभी आप पिछली कक्षा में समास पढ़े होंगे तो पढ़ाया गया होगा कि योग रूढ़ में आने वाला जितना जो उदाहरण दिया हुआ है ये सब समास का उदाहरण होता है। आगे तुम लोग पढ़ोगे समास चैप्टर
दूसरा पद भी बोलते हैं। और किसी किसी समास में तीसरा पद भी आ जाता है जो विशेष होता है। ठीक है, तो अब यहाँ उसी के माध्यम से हम लोग देखेंगे इसके उदाहरण। ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ बताए हैं, हम ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है। ए सामान्य अर्थ न बताकर विशेष अर्थ बताता है, और विशेष अर्थ बताने का काम कौन करता है? समास करता है। विशेष अर्थ बताने का काम कौन करता है? समास। बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है, उसका प्रधान कौन होता है? तीसरा पद। यानी कि उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द के तहत लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि बहुव्रीहि समास में अधिकतर शब्दों का अर्थ जो निकलता है वह पर्यायवाची के रूप में होता है। और सदैव आप लोगों को याद रखना होगा कि बहुव्रीहि ही एक ऐसा समास है जिसका जब अर्थ निकलता है तो वह पर्यायवाची के रूप में निकलता है। अब इस तरह से देखिए, लंबोदर लिखा हुआ है। अगर इसका हम अर्थ स्पष्ट करेंगे तो लंबोदर का मतलब होता है लंब धान उदर, यानी कि लंब का मतलब लंबा और उदर का मतलब पेट, यानी कि बड़ा पेट वाला, लंबा पेट वाला। अर्थात अब तीसरा अर्थ इसका क्या रहा है? किसका पेट बड़ा होता है? लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। तो गणेश जी का अगर हमको पर्यायवाची निकालना है तो लंबोदर कह देंगे, तो हो गया ना। बहुव्रीहि समास में एक चीज आता है कि पहला पद न प्रधान हो, दूसरा भी नहीं प्रधान हो, और तीसरा क्या हो? प्रधान हो, जो कि पर्यायवाची रूप में आता है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि यह कौन सा समास है? लंब है उदर जिसका। कौन समास? इसका विग्रह करेंगे, यानी कि ये समासिक पद। ये क्या है? ये समासिक पद है, लंबोदर समासिक पद। और इसका एक अलग तरीके से विग्रह होता है। तो समास विग्रह जब हम करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा लंब है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। पर्यायवाची हो गया। तो यह जो हुआ बहुव्रीहि समास हुआ। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण के रूप में आप देखिए, जलज लिखा हुआ है। अब इतना तो सब जानता होगा कि जलज का अर्थ क्या होता है, यानी कमल। जल में उत्पन्न होने वाला, जल में जन्म लेने वाला। तो यहाँ देखो, यहाँ जलज, जल में उत्पन्न होने वाला। तो यह कौन सा समास हो सकता है? बताओ। जल में उत्पन्न होने वाला जलज जो है, ये आपका हो जाएगा दिक्कु समास। ठीक है, अब देखिए यहाँ चार पाई। अब चार पाई में देखिए चार संख्या है, और पाई का मतलब ऐसे ऐसे लकीर खींचना नहीं। पाई का मतलब उसका खूंटा, समझे? जिसमें चार खूंटा लगा हो उसको क्या बोलेंगे? चार पाई, यानी चार पैर खटिया जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहेंगे हम? बोलिए, दिक्कु समास। ठीक है, इसी तरह से चौपाई, यानी कि चार पाई वाला पद, चार लाइन में लिखा, चार पंक्तियों की पंक्तिबद्ध पद को क्या कहेंगे? चौपाई कहेंगे। यहाँ देखिए दशानन, ये भी बहुव्रीहि समास है। 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि 10 सिरों वाला या था रावण। अब चतुर्भुज, यहाँ देखिए चार भुजा वाला चतुर्भुज, यानी कि चार भुजाओं का समाहार, चार भुजाओं का समाहार। यह कौन सा समास है? तो ये दिक्कु समास। फिर देखिए नीलकंठ, नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जो, यानी कि जिसका नीला कंठ है। तो यह देखिए इसमें होता है क्या
कि नीलकंठ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों को लगता है कि ये आ जाता है बहुव्रीहि में और ये आता है कर्मधारय में, लेकिन वाकई में कर्मधारय समास है, क्योंकि कर्मधारय में विशेषण होता है, विशेष से होता है, उपमा उपमेय होता है। समझ गया ना साहब? तो जिस वस्तु की तुलना जब किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तो वो होता है उपमा उपमेय, ठीक है। और नीला रंग जो है ये विशेषण होता है और कंठ यहाँ विशेष हो गया। तो इस टाइप से जब हम देखेंगे विशेषण और विशेष को अलग करेंगे, फिर उपमा उपमेय को अलग करेंगे, तो इस तरह इस टाइप से जब अलग करेंगे तो अपने आप निकल जाएगा कि नीला है कंठ जिसका, यानी कि जिसका कंठ नीला हो उसको क्या कहेंगे? नीलकंठ कहेंगे। चाहे ये भी बोलेंगे कि जिसका कंठ नील के समान हो, जिसका कंठ नील के समान हो, तो कर्मधारय समास है। अब इस तरह से अब आगे चलते हैं। देखिए बार बार आप लोगों को व्याकरण में एक चीज आता है, आदि इत्यादि। आदि इत्यादि आता है तो हम लोग इसको बड़े आम तौर तरीके से ले लेते हैं कि नहीं, हर जगह अधिक वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सब चीज़ व्याकरण में बड़ी सावधानी से सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए और तब प्रयोग करना चाहिए। हर जगह हम किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो बार बार हम खुद लिखते हैं कि आदि इत्यादि का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप लोगों को कभी इसके बारे में मैं नहीं बता पाई। आज मेरे दिमाग में आया कि नहीं, सबसे पहले इस चीज़ को बताया जाए, उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए आदि और इत्यादि में क्या अंतर है, आपको ये चीज़ बड़े गौर से समझना होगा, पढ़ना होगा। मेरी बात सुनिएगा, वीडियो खोल करके देखिएगा, अगर नहीं सुनिएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए आदि का अर्थ और कुछ भी होता है, कुछ का मतलब कि उसमें दो चार और जोड़ सकते हैं, समझे ना, दो चार और भी जोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही इत्यादि का अर्थ होता है तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है, जिसका अर्थ नहीं हो चलते जाएगा चलते जाएगा, समझे ना। पहला उदाहरण के हिसाब से पहले अंतर के रूप में आपको ये समझना है। दूसरा है आदि का प्रयोग आमतौर पर कम वस्तुओं के बाद होता है, यानी कि गिने चुने वस्तुओं के बाद होता है, जैसे 2 4 5 लिख करके हम आदि कर, ठीक है। और इत्यादि का प्रयोग बहुत सारे वस्तुओं के लिए होता है, जो हम लिख सकते हैं तो लिखेंगे, लेकिन जिसका अंत नहीं, लिखते जाए पढ़ते जाए बताते जाए, तो वहाँ पे इत्यादि का प्रयोग होता है। तीसरे नंबर पर चलिए, आदि का प्रयोग कुछ उदाहरण देकर शेष का संकेत करता है, यानी कि जैसे हम लिख दिए कि अब जैसे किसी चीज में हमको उदाहरण लिखना है, यानी कि लिखना लंबोदर, चटाई, चौपाई, दशानन, चतुर्भुज, नीलकंठ, उसके बाद आदि लिख दिए, इसका मतलब कि शेष इतना ही लिखना था, समझे ना। अब इसी टाइप का शब्द हम और भी लिख सकते हैं, लेकिन अब 50 को नहीं लिख सकते, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं, अब यहाँ देखिए जबकि दो बार, जबकि इत्यादि का प्रयोग कई चीजों की लंबी सूची के बाद बाकी चीजों के लिए किया जाता है, कि किसी भी चीज को जब विस्तार से हम बताते हैं, ठीक है, और उसकी सूची का अंत नहीं होने वाला है, जितना बताएंगे उतना ही उसका फैलाव जो है बढ़ते जाएगा, वो आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अब 4 नंबर पर है आदि का प्रारंभ, यानी कि आदि का प्रारंभ का मतलब, प्रारंभ का मतलब शुरू, जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। आदि का प्रारंभ या शुरुआत का संकेत मिलता है, यानी संकेत का मतलब कि अब खत्म कर दिया गया, चाहे उसका प्रारंभ हो, चाहे शुरू हो, चाहे अंत हो, वो आदि के रूप में मिलेगा। जबकि इत्यादि से और भी समान चीजों का संकेत मिलता है। इत्यादि लिखने से हम ये समझ जाते हैं कि समान और भी वस्तुएं हो सकती हैं। अब इतना तो आप लोग समझ गए। अब मेरे तरफ से आज का हिंदी का क्लास आप लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। अब फिर कल हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए अध्याय के साथ
और जो अध्याय होगा उसको मैं पढ़ाऊँगी। आप लोग अपने कार्य को पूरा करते रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और काफ़ी गर्मी है, इससे बचिएगा धूप में निकलने से। तब तक के लिए बाय बच्चों, आप लोग अपने काम को कर लीजिएगा।